Good afternoon, everyone. I'm Mayur, and we are back again with our daily newspaper analysis. Today, we would be discussing these 5 articles. Today is 18th of December, और मैं थोड़ा सा मॉडिफाई और कर रहा हूँ डिस्कशन को. आज के आर्टिकल्स में मैंने आर्टिकल के रेफरेंस में ही बता दिया है कि वो किस न्यूज़पेपर से किस सेक्शन से आया. अगर आप एक्चुअल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो. और सिर्फ आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, उस आर्टिकल को यूपीएससी या ईपीएससी के मेंस में कहाँ पे यूज किया जा सकता है उसको क्लियर कट वर्ड्स में भी हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो वी विल गेट स्टार्टेड. The first article is about the bill which we have been discussing since last 2 days. It is regarding opening up of India's nuclear sector, nuclear power sector for the private sector. अगर आपने पिछले 2 CNA वीडियोस देखे तो आपको पता है कि हम किस बारे में बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट द शक्ति बिल. और मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में ये कहा था कि ये अभी बिल है, एक्ट में पास नहीं हुआ है, तो जब ये पास हो जाएगा उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो कल इस बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया. अब ये प्रेसिडेंट जी के पास असेंट के लिए जाएगा, अप्रूवल के लिए जाएगा. तो आज थोड़ा उसको ज़्यादा ठीक से डिस्कस करेंगे, क्या कंसर्न्स थे क्या नहीं थे, और इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से कहाँ यूज होगा उसको हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और कहाँ इसका कनेक्शन होगा. द सेकेंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर क्लैशेस. ये हिंदू के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पार्ट से आया हुआ है. ये वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. इनडायरेक्टली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ पॉइंटर्स है कि जो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, उस स्टेज में काम में आएंगे, क्योंकि इट विल रिफ्लेक्ट योर अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग नॉट जस्ट इन इंडिया और इश्यूज विच कंसर्न इंडिया बट ऑल्सो इन इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड. तो इसको हम बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे. थर्ड इज रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन क्राइसिस. विंटर्स है तो नॉर्थ इंडियन बेल्ट में स्पेशली अराउंड पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इसके आसपास बहुत गहरा फॉग होता है, और उस फॉग के साथ जब एयर पोल्यूशन मिक्स हो जाता है तो वो स्मॉग वाला एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा क्राइसिस का वजह बन जाता है. सो वी विल डिस्कस दैट इन थर्ड आर्टिकल. फोर्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग अनदर बिल जो माइग्रेट वर्कर्स के बारे में है, जो इंडिया से बाहर जाते हैं, उन माइग्रेटेड वर्कर्स के लिए कुछ प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं नया बिल. तो सिंस इट्स अ बिल, इट्स नॉट एन एक्ट, तो इसको भी हम एक ओवरव्यू लेंगे क्या है इसमें. एंड द लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग यूएसए से जो डिपोर्ट किए गए इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है, और इस साल इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि सबसे ज्यादा नंबर्स में इंडियंस आर डिपोर्टेड फ्रॉम यूएसए टू इंडिया. So we'll discuss all these articles. Before I start the discussion, this is our foundation batch. Soon we would be starting it. For further details you can contact on these number. हाँ, क्रैश कोर्स है जो पहले कई कोचिंग कर चुके हैं, यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, जिनको प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक रिवाइज्ड स्ट्रैटेजिकली रिवाइज करके अगर क्रैश कोर्स करना है तो वी वुड बी लॉन्चिंग दिस वेरी सून. जिसमें स्मार्ट बुक्स तो होंगे, लेकिन इसके साथ में आपको 15,000 MCQ का जो प्रीफिट का टेस्ट सीरीज है वो आपको एड ऑन मिल जाएगा. ये प्रीफिट है जिसके यूट्यूब लाइव वीडियोस शाम को 5:30 बजे होता है. वी डिस्कस थ्रू आउट द वीक डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन डिफरेंट डे. इंक्रीमेंटल इंटेंसिव, मतलब डिफिकल्टी, इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी लेवल के साथ वो इंटेंसिव एक डिजाइन है जिसके थ्रू हम पहले इजी, फिर मॉडरेट एंड फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे. उसमें से 3000 जो है, 3000 प्लस, ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जिसका हर रोज शाम को 5:30 बजे डिस्कशन होता है, बारिंग संडेज. और सेकंड पार्ट इज पेड सेक्शन जिसमें 12,000 MCQs है, मीनिंग 120 फुल लेंथ टेस्ट है, 30 ऐसे 90 सेक्शनल टेस्ट है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. और बाकी की जो 30 है उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 10 सीसेट टेस्ट्स है. ठीक है, सो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. आई थिंक अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्ली बर्ड स्कीम चल रहा है, ऑफर चल रहा है, जिसमें पूरे MCQs का जो टेस्ट सीरीज है वो 7,999 में अवेलेबल है. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर.
These are the QR codes of our application on Google Play and App Store. All the documents, all the infographics that you see which we discuss are available on this app. Let's get started. The first article, इसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट जो है ये पिछले 2 CNA में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम क्विकली विल गो थ्रू द बैकग्राउंड. लोकसभा ने ये जो इम्पोर्टेंट बिल था, प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से नहीं, बट टू ब्रिंग इन द private investment in power sector, especially that too in atomic power, nuclear power, है ना. इसमें तो इसके बारे में हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस 2 दिन, आज तीसरा दिन है. इसमें क्या बातें थी? इसमें बातें ये थी कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करेंगे. दूसरा, लाइबिलिटी का जो एक्ट था 2010 का और जो एटॉमिक सेक्टर एक्ट था 1954 का, इन दोनों को हटा के नया एक्ट आएगा. लाइबिलिटी जो थी, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डिजास्टर होता है, तो उसकी कैप कर दी गई थी 3000 करोड़ के ऊपर. वो क्यों गलत है? 3000 करोड़ कम कैसे हो सकते हैं? ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी था कि ये इतना सेंसिटिव सेक्टर है एटॉमिक सेक्टर, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो प्राइवेट जो है वो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, इंटरनेशनल या आउटसाइडर नहीं है, अभी सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ओपन हुआ है, मतलब इंडियन प्लेयर्स के लिए ओपन हुआ है. स्टिल इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. तो उसमें अब ये पास हो चुका है, तो इसमें मेजर कौन से चीजें थी जिसके ऊपर कॉज ऑफ कंसर्न रेज हुआ है लोकसभा में भी एंड आफ्टर आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे. सो जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन इसने रेस किया है, लेट मी हाईलाइट दोस इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड गवर्नेंस क्वेश्चन जो उसने रेस किया है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क. इस बिल ने मैक्सिमम लायबिलिटी को कैप कर दिया था, मतलब अपर लिमिट डाल दिया था, दैट वाज 3000 करोड़. इस यही मैक्सिमम अमाउंट प्राइवेट प्लेयर को पे करना होगा अगर लायबिलिटी उसके ऊपर असाइन हुई. तो उसके ऊपर कितना भी खर्चा है उसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में इस बिल ने डिस्कस नहीं किया है. और ये 3000 करोड़ जो है ना, ये अमाउंट फिक्स्ड है, इट विल नॉट इंप्रूव फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स. ठीक है, आज 3000 करोड़ की वैल्यू क्या है, 15 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन क्या होगा? इन्फ्लेशन की बारे में सोचिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से अगर सोचते हो 3000 करोड़ 15 साल के बाद कुछ नहीं है. अगर इसको एटलीस्ट ये क्लॉज इसमें डाल देते कि हम हर साल इसकी अमाउंट बढ़ाएंगे या वी विल रिव्यू इट आफ्टर एवरी 2-3 ईयर्स. इसका सिर्फ 3000 करोड़ किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है? अगर पूरा शहर ही बर्बाद हो गया तो 3000 करोड़ में क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रेज होता है, क्योंकि 3000 करोड़ एक फिक्स्ड अमाउंट है और वो इट विल रिमेन फिक्स फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, है ना. तो क्रिटिक्स जो है, लाइक आई सेड, दे आर्ग्यू दैट ये अमाउंट जो है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजिकल रिस्क और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में और जहां जहां भी प्राइवेट प्लेयर्स ने रोल प्ले किया है एटॉमिक सेक्टर में, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे लायबिलिटी क्लॉज कैसे है. इज इट फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर अमाउंट और इट इज इंडेक्स्ड टू द इन्फ्लेशन एंड द रिस्क कैलकुलस? ये हम लोगों ने इसमें नहीं देखा. स्पेशली जो रिसेंट डिजास्टर्स थे, चर्नोबिल रशिया में, फुकुशिमा जापान में, उसके बावजूद हमें वी हैव टू बी मोर विजिलेंट. सेकंड जो है वो है डाइल्यूशन ऑफ सप्लायर लायबिलिटी. जो पहला एक्ट था, एक्ट ऑफ 2010, इसमें सप्लायर के ऊपर ह्यूज लायबिलिटी थी. अब ये वाला जो एक्ट है, इसमें जो इक्विपमेंट सप्लायर है, देखो ए कंपनी इक्विपमेंट बनाती है, बी कंपनी उसको परचेस करती है, इंडिया में उसको यूज करती है. जब वो इंडिया में यूज करती है तो शायद गलती यहाँ के ऑपरेटर से भी हो सकती है. तो ऑपरेटर से गलती हुई, जो लोकल कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है उससे गलती हुआ, जो कंपनी इसको ऑपरेट करे उससे गलती हुआ, किससे गलती हुआ, ये आइडेंटिफाई करने के बाद अगर ये समझ में आता है कि गलती जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था, जो कंपनी ए थी, उसके साइड से हुआ है, तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट? पहले वाला जो एक्ट था वो कैटेगोरिकली उसको एड्रेस करता था. ये जो एक्ट है ना, it has removed or weakened the clause holding equipment suppliers accountable for the accident, and this has drawn the sharp criticism, है ना.
थर्ड जो है वो जो आप पुश कर रहे हो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, द पुश दैट इज कमिंग फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, के ये जो गवर्नमेंट आर्ग्यू कर रहा है, ग्रेडेड लायबिलिटी रेजिम इज नेसेसरी टू अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. व्हाट डज इट मीन कि एक लेयर्स में एक फुल फ्लेजेड बड़ा अमाउंट देकर अगर आप पहले से क्लॉज में डाल देते हो, तो जो स्पेशली जो छोटे प्लेयर है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, कैपिटल कम है लेकिन टेक्नोलॉजी एंड दे हैव द एबिलिटी पोटेंशियल टू परफॉर्म बेटर, उनके ऊपर आप पहले ही थ्रेट परसेप्शन बिल्ड कर देते हो, उनके ऊपर आप पहले ही एक तरीके से स्केरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हो. और जब तक हम लोग रिस्क शेयर नहीं करेंगे या अनलेस वी हैव रिस्क शेयरिंग एंड इंश्योरेंस मैकेनिज्म, private players will find it difficult to get inside this ecosystem and invest and produce nuclear energy. ऐसा गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है. अब यहां पे जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट है वो है सेफ्टी वर्सेस ग्रोथ का डायलेमा. गवर्नमेंट ये देखता है कि ये बिल इज अ नेसेसिटी टू स्केल अप इंडियाज न्यूक्लियर पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. क्यों? क्योंकि येस्टरडे हम लोग ने देखा था आज इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है उसमें से सिर्फ 3% है विच कम्स फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी, करेक्ट. एंड इंडिया का टारगेट ये है कि 2047 तक हमारे 100 गीगावाट्स का एनर्जी जो है दैट शुड कम फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी. एंड दिस ह्यूज जंप कैनॉट बी टेकन only with the help of government institutions. We need private sector and that is why we need this bill for growth. Second argument जो इसको oppose करे, their argument is कि over commercialization of this sector may lead to compromising of public safety, environmental safeguards और accountability को भी कम कर देगा. इतना ही हमारे लिए अभी important है. हमें एग्जाम के लिए क्यों इसको जितना हमने देखा उतना ही क्यों फोकस करना है, बाकी की निटिग्रिटीज क्यों इरेलेवेंट नहीं है? क्योंकि जो क्वेश्चंस है उसको हम एनालाइज करते हैं. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेट यूपीएससी और एपीएससी, इसमें कुछ क्लासिक डायलेमास के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए है ना, स्पेशली कंटेक्स्ट में कि इंडिया को नेट जीरो कमिटमेंट्स है 2070 तक, एनर्जी ट्रांजिशन करना है 2047 तक. इस कंटेक्स्ट में ये डायलेमा रेज होते हैं कि स्पेसिफिक थीम्स के स्टेट वर्सेस मार्केट के ऊपर क्वेश्चंस आते रहे मीन्स में. फिर रिस्क सोशलाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट प्राइवेटाइजेशन, मीनिंग व्हाट, कंपनी को प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट अगर आता है तो वो लेके जाता है कंपनी, लेकिन रिस्क आती है तो वो सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी अकेली शेयर करे, रिस्क सोसाइटी क्यों शेयर कर रही है? अगर रिस्क सोसाइटी शेयर कर रही है तो प्रॉफिट भी सोसाइटी शेयर करे. तो ये जो डायलेमा है कि रिस्क सोशलाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू रिस्क इट इज बीइंग शेयर्ड बाय द सोसाइटी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट इट इज बीइंग शेयर्ड बाय द कंपनी. सो ये क्लासिक डायलेमा है, रिस्क सोशलाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट प्राइवेटाइजेशन. थर्ड इज रेगुलेटरी कैपेसिटी, जो रेगुलेटरी बोर्ड आना चाहिए उसकी कैपेसिटी, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. इन थीम्स के ऊपर एपीएससी और यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चंस आ रखे हैं, स्पेशली जीएस3 में एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जहां पे भी आता है वहां पे ये काम में आता है. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी एडिंग दिस वन एक्स्ट्रा पेज व्हिच टॉक्स अबाउट वे फॉरवर्ड. अगर इस थीम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो जो आर्टिकल ने हमें पढ़ा उसको हम कैसे यूज करके आंसर्स में ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट, इंडिया नीड्स अ बैलेंस्ड न्यूक्लियर गवर्नेंस फ्रेमवर्क दैट will not only encourage the private investment but it should also not dilute the safety and accountability. ये हमारा आंसर्स में जाना जरूरी होगा. We will have to have periodically revising liability caps based on the inflation and the global best practices. Strengthens the independent nuclear regulator. हमको जैसे सेबी है, इलेक्शन कमीशन है, आरबीआई है, इंडिपेंडेंट बॉडीज को वी विल हैव टू स्ट्रेंथन, स्पेशली इन द एज अ न्यूक्लियर रेगुलेटर. वी विल हैव टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. ये सब जाएगा हमारा मेंस के आंसर के वे फॉरवर्ड में. अ क्रेडिबल न्यूक्लियर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी मस्ट रेस्ट
on the robust regulation and not regulatory dilution. I'm just giving you a glimpse कि हर आर्टिकल से आप ऐसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें एक कंक्लूजन का स्टेटमेंट में मिल जाएगा और एक वे फॉरवर्ड के लिए कपल ऑफ पॉइंट्स में मिल जाएंगे. ठीक है. सो ये मेंस के लिए 15 मार्कर क्वेश्चन है. आप कोशिश करिए इसको अटेम्प्ट करने की. क्रिटिकली एग्जामाइन द implications of allowing greater private sector participation in India's nuclear energy sector. How can India balance energy security with nuclear safety and accountability? 15 मार्कर है. Please pause the video and attempt this MCQ. MCQ मैं आपके साथ रीड कर लेता हूँ. With reference to India's nuclear liability framework, consider the following statements. The nuclear operator's maximum liability is capped at 3,000 crore. The recent amendments aim to encourage private investment in nuclear power. Supplier liability in India is fully aligned with international nuclear liability conventions. Please pause the video and attempt this MCQ. बहुत simple MCQ है. So the correct answer is 1 and 2 only. Statement 1 is correct. Statement 2 is correct. Is not excuse me, not in alignment with international nuclear liability convention. So statement 3 is gone. Correct answer is A. आप इस डॉक्यूमेंट को, इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को ऐप पे एक्सेस कर सकते हो. इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना. फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है? क्योंकि लायबिलिटी जो है वो 3,000 करोड़ के ऊपर फिक्स्ड है. 15 साल के बाद उसको शायद चेंज कर सकता है. Second is also correct. Third is incorrect because it is not fully in alignment with the international conventions. In fact, some provisions went beyond them by allowing supplier liability. Next article. थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर के पास में क्लैशेस. देखिए ये जो कंटेंट है ना, ये रेलेवेंट है. न्यूज़पेपर में इससे ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. 1, थाईलैंड और कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है. 2, कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस या यूनाइटेड नेशंस या जो यूएस है, जो दुनिया का पुलिस बना फिरता है कि हर जगह पे ट्रम्प चाचा जो हर जगह पे चले जाते हैं कि यहाँ पे पीस में निकालूंगा, उनके लिमिटेशंस क्या है. 3, थाईलैंड और कंबोडिया ये रीजनल ग्रुपिंग का हिस्सा है, आसियान का हिस्सा है ना. तो कई बार वी आर आस्क्ड क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इन इंटरव्यू कि जो रीजनल ग्रुपिंग्स है जैसे आसियान हुआ, सार्क हुआ, बिम्स्टेक हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, अफ्रीकन यूनियन हुआ, ये क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ हुआ, नाटो हुआ, कैन दीज ऑर्गेनाइजेशन बिकमिंग सुप्रा नेशन, मतलब नेशन से भी ऊपर बढ़कर एक बड़ी एंटिटी बन रहे हैं क्या, पॉलिटिकल एंटिटी बन रहे हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन रेज होता है. तो ये जो इकोनॉमिक ब्लॉक्स है वो सिर्फ इकोनॉमी में बेटर काम करते हैं या कुछ हद तक जियोपॉलिटिक्स में बेटर काम करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दे फेल इन अचीविंग द सॉल्यूशन. इसका एग्जांपल ये थाईलैंड और कंबोडिया का है. इशू क्या है? एक एज ओल्ड टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अब कंबोडिया में प्लेस्ड है. वो टेम्पल और उसके आसपास की लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट में आती है कंबोडिया और थाईलैंड के. थाईलैंड कहता है कि वो हमारा है, कंबोडिया कहता है कि वो उनका है. इन एक्चुअलिटी 1962 में सेटल हो चुका था कि ये लैंड जो है, ये टेम्पल लैंड और ये सब कंबोडिया का है. 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने भी ये जजमेंट दिया, फाइनल डिक्री दी कि ये जो टेम्पल है, ये जो लैंड है, इट बिलोंग्स टू कंबोडिया. उसके बावजूद थाईलैंड इज क्लेमिंग इट. इसको रोकने की कोशिश यूएसए ने की अक्टूबर 2025 में, मतलब अभी 2 महीने पहले ट्रम्प चाचा पहुंच गए थे वहां पे, अपना टैरिफ का प्रेशर लगा के उनको सीज फायर करवाया, लेकिन वो 1.5 महीने के अंदर ही हो गया, मतलब कोलैप्स हो गया. मतलब थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक किए, मिसाइल दागे हैं, बहुत कुछ किया है. आसियान जिस ग्रुप का वो हिस्सा है, उस ग्रुप ने
2011-2010 में एक ऑब्जर्वेशन कमीशन भी रखा था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन आज ना कल 10 साल बाद कभी ना कभी मिल जाएगा। बट आज की सच्चाई ये है कि बड़े पावर लाइक यूएसए या इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस जो है, आईसीजे जो है, वो हुआ या आसियान हुआ, ये लोग नहीं मैनेज कर पा रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को। उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। जो डिक्लेयर हो चुका है कि ये कंबोडिया का हिस्सा है, ये मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है, उसको थाईलैंड क्लेम कर रहा है। अब दोनों की तरफ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जिनको वो चाहिए। इसके अराउंड ये आर्टिकल घूमता है। इसके डिटेल्स हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थीम इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर इसके ऊपर कभी कोई एमसीक्यू अगर आता भी है तो वो सिर्फ इसके आसपास आएगा कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या वो किस कंट्री में है या उस टेम्पल का नाम क्या है। उस टेम्पल का नाम है प्रे विहार। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने अभी आपको ब्रीफ ओवरव्यू में डिस्कस कर दिया। अगर आपका मन हो इसको डिटेल में पढ़ने का तो आप आर्टिकल से भी पढ़ सकते हैं और इस कंटेंट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया दैट इज मोर देन इनफ हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसने डिप्लोमेटिक प्रेफरेंसेस को चैलेंज किया है, आसियान की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया है, जो एक्सटर्नल एक्टर्स है उनका भी रोल को उसने चैलेंज किया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ भी हो। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर उसके ऊपर कोई केस स्टडी आता है एथिक्स में वगैरह जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है तो वहां पे इसका एग्जांपल हम कोट कर पाएंगे, पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। एमसीक्यू को हम देखते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो व्हेन यू सी द एमसीक्यू एंड देन try to solve this. With reference to Thailand-Cambodia border dispute, consider the following statement. The International Court of Justice has ruled on the ownership of Pench Vihar Temple. Has it? Yes, in favor of Cambodia. Statement 2. ASEAN has never attempted to mediate between Thailand and Cambodia on this issue. Never attempted? अभी हम लोग ने देख चुके हैं इसका क्या है. And the recent ceasefire between two countries involved external diplomatic pressures. Correct answer is 1 and 3. ASEAN did attempt to mediate and it failed. Current जो recent ceasefire broke हुआ है that is because of the pressure created by Donald Trump through usage of tariff. 1962 में और 2013 में इस टेम्पल का ओनरशिप जो था वो कंबोडिया को दे दिया था आईसीजे ने. रेस्ट एवरीथिंग इज फेयर. ठीक है. The next article is regarding the air pollution. The air pollution created and amplified because of the fog, winter fog in the northern Indian belt. So, I'll give you the context of it and then we'll discuss the article in details. ये हर साल हम देखते हैं कि जब नवंबर आता है, दिसंबर आता है, जनवरी होता है, विंटर्स में दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्राइसिस बढ़ जाता है. इस आर्टिकल बेसिकली एडिटोरियल है हिंदू का. इसमें इन्होंने ये आर्ग्यू दो स्टेटमेंट कहा है, मेजर आर्ग्यूमेंट दिया. फर्स्ट इज प्रॉब्लम ईयर अलोंग होता है, पैनिक सीजनल है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम थ्रू आउट एग्जिस्ट करता है लेकिन हम पैनिक कर जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट पैनिक कर जाता है ओनली ड्यूरिंग दिस सीजन. सेकेंड, ये आर्ग्यूमेंट ये कर रहा है कि फॉग डज नॉट कॉज द पोल्यूशन. फॉग इज नॉट द रीजन ऑफ द फूड पोल्यूशन. इट इज अ ट्रिगर ऑफ द पोल्यूशन विच एक्सपोजेस द अंडरलाइंग पर्टिकुलर मैटर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स. ये सिर्फ एक्सपोज करता है, फॉग कॉज नहीं करता है. ये एडिटोरियल ने आर्ग्यू किया. हम सिर्फ इसके हाईलाइट्स देखेंगे क्योंकि इससे GS3 में, GS2 के गवर्नेंस में और GS3 के एनवायरमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आ रखे हैं. ठीक है. सो विल डिस्कस दोस. एडिटोरियल ये कह रहा है कि फॉग is acting as a trigger. It is not the cause of the air pollution. It does not. The fog in itself does not cause the pollution, but it only exposes the high baseline levels of particulate matter, that is
PM2.5 and PM10. ऑल्सो बेसिक ज्योग्राफी से हम सीखे हैं कि जब फॉग होता है तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मतलब आइडियली नीचे कम टेम्परेचर होना चाहिए और जैसे आप ऊपर जाओ वैसे टेम्परेचर whatever, meaning the temperature should reduce as you move ahead, move up, है ना। नीचे अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जमीन से वैसे वैसे टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन इज द ऑपोजिट, जमीन पे टेम्परेचर कम है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ट्रैप होने की वजह से, और हीट ट्रैप के बाद अपवर्ड मूवमेंट रुक जाता है। फॉग टेम्परेचर इन्वर्जन में एडिशन कर देता है। यही जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कहा कि प्रॉब्लम पूरे साल होता है, ईयर अराउंड पोल्यूशन, बट पैनिक इज सीजनल इन नेचर। हम सीजनल जब ये ज्यादा हाईलाइट कर देता है फॉग, तब हम ग्राफ वगैरह, मतलब जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, या फिर हैप्पैजार्ड मैनर में जो एक्शन लिया जाता है कि ऑड नंबर के व्हीकल्स नहीं लाएंगे, इवन अल्टरनेट डेज चलेंगे, या कल अगर आप फनी पॉलिसी जो लेकर आए कि जो तंदूर भट्टी है, मतलब जो ढाबा है, जो होटल्स है जहाँ पे वो तंदूर बनता है, उस तंदूर जहाँ कोयला यूज होता है उस सबको क्लोज कर देंगे। अब वो कोयले से पोल्यूशन, जो भट्टी में जहाँ पे रोटी बनती है उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है या कंस्ट्रक्शन साइट से ज्यादा पोल्यूशन होता है? अभी बेसिक पॉलिसी इश्यूज है, इमीडिएट कंसर्न। अभी सेकंड अगर आप देखोगे तो आज दिल्ली में पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, क्योंकि हर व्हीकल को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जो अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे पीओसी, उनको ही पेट्रोल मिल रहा है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो रहा है। आज लखनऊ में इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच होना था, इस फॉग एंड एसोसिएटेड स्मॉग की वजह से वो पूरा मैच ही कैंसिल कर दिया। सो ऑल ऑफ दीज हैव इंटरकनेक्टेड इम्पैक्ट्स, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो अगर आपको पोल्यूशन अगर ईयर अलाउंग है तो why do you have to panic in that particular season? You need to have a long term policy, you need to have long term strategy, you should be working on the problem of pollution throughout the year, not when it starts appearing to your face in the season of winter. ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है एडिटोरियल। अब जो एमिशंस है उसके सोर्सेस मल्टीपल है, लेकिन पॉलिसी जो है, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, वो सिर्फ व्हीकुलर एमिशंस पे ज्यादा फोकस करता है। जैसे कि एमिशन की जो अदर सोर्सेस है जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आती है, कंस्ट्रक्शन डस्ट होता है, कोल बेस्ड पावर प्लांट जो वो होते हैं, या पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के आसपास का जो परली, मतलब जो क्रॉप रेसिड्यू जलाया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, वो सूट ऐड कर देता है। इसके बारे में सीवियर पॉलिसी मेजर्स नहीं लिए जा रहे। ये फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस जो है, मतलब पंजाब में अलग गवर्नेंस, हरियाणा में अलग गवर्नेंस, ये ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। इस सब में पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। लाइक वी डिस्कस्ड, गवर्नमेंट डेफिसिट दिखाई दे रहा है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूसली इस थीम के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एग्जाम्पल थीम मेंस का ये भी है कि लिंकिंग एनवायरमेंट विद पब्लिक हेल्थ, या इवेल्युएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन गैप्स इन पॉलिसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, या राइटिंग बैलेंस्ड आंसर्स ऑन सुटेबल अर्बनाइजेशन। So this is the main question. You can pause the video and try and attempt it. This is the MCQ which I want you to pause the video and attempt this question now. The fog season and India's air quality crisis के में ये MCQ है. With reference to air pollution in India, consider the following statements. Statement 1, fog directly increases the toxicity of air pollutants. Statement 2, temperature inversion during winter aggravates, मतलब increases air pollution episodes. Statement 3, an airshed based approach emphasizes regional coordination beyond administrative boundaries. Beyond administrative boundaries मतलब यहाँ पे यूपी स्टार्ट होता है, यहाँ पे राजस्थान खत्म होता है, यहाँ पे हरियाणा के बॉर्डर है, तो हरियाणा के बॉर्डर तक हम देखेंगे, यूपी के बॉर्डर के बाद आप देखोगे, तो हवा के लिए थोड़ी बॉर्डर है। तो एयरशेड बॉर्डर का मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब है कि एयरशेड अप्रोच जो है, इट एम्फसाइजेस regional coordination beyond administrative boundaries. Please try and attempt this MCQ. Correct answer is 2 and 3 only.
Option A. Fog does not directly increase. It does not directly increase the toxicity of the air pollution. यही तो first argument था ना editorial का. Next article is regarding overseas mobility welfare bill 2025 का. अब इसको हम डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बिल है, ये आज पार्लियामेंट में डिस्कस होगा. जब ये पास हो जाएगा तो और डिटेल्स में हम देखेंगे. आज सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है. तो इसके पहले इंडिया में बाहर जाने वाले जो वर्कर्स थे उनको गवर्न करने के लिए एक एक्ट था जिसका नाम था इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1984. ये जो एक्ट है 84 का, उसको रिप्लेस करेगा ये बिल अगर ये पास हुआ तो. इसका एक ड्राफ्ट 2021 में भी आया था लेकिन उस टाइम पे वो पास नहीं हुआ था, तो इसीलिए वी विल वेट टिल दिस बिल इज पास्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट. तो अभी बिल की क्या प्रोविजन है वो हम देख लेते हैं. पहला जो है वो है शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू फैसिलिटेशन. ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट इंडिया से सबसे ज्यादा लेबर दुनिया में जाता है. दुनिया में हार्डली कोई कंट्री होगा जहां पे इंडिया से लेबर नहीं गया हुआ है काम करने के लिए, बारिंग फ्यू एनिमी नेशंस, बट हर जगह पे हर दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तानी है जो लेबर एक्टिविटीज कर रहा है. एंड दीज आर द सोर्सेस ऑफ द लार्जेस्ट रेमिटेंसेस. जो 1984 का रेमिटेंसेस इमिग्रेशन एक्ट था, इट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वेलफेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर to these laborers, whereas the new bill indirectly जो जिस फॉर्म में अभी है पास होने से पहले, उस फॉर्म में वो वेलफेयर स्टेट से हटकर सिर्फ रेगुलेटर या फैसिलिटेटर बन चुका है. मतलब ये सिर्फ इजी करेगा इनको बाहर जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, लेकिन उनका वेलफेयर, उनका प्रोटेक्शन, सेफ्टी मेजर, इसके बारे में अभी तक डिटेल्स नहीं आए सामने. सेकेंड आइडिया इसमें है कि जो इनके इन्फोर्सेबल राइट्स थे वो डाइल्यूट हो चुका है. जो पहले वाला, इनफैक्ट 2021 वाला जो ड्राफ्ट था, इट अलाउड जो माइग्रेंट लेबर्स थे दे कुड डायरेक्टली सीक द लीगल ऑप्शंस, लीगली वो जा सकते थे. बट नाउ ये जो नया ड्राफ्ट है इसमें दिस हैज शिफ्टेड दिस एनफोर्समेंट लार्जली टू द एग्जीक्यूटिव. मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑथोरिटीज, इनके पास अब जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द कोर्ट. तो इन अ वे ये डाइल्यूट कर देता है. जेंडर्ड वल्नरेबिलिटी इसमें एड्रेस नहीं की गई है. जेंडर्ड वल्नरेबिलिटी मतलब जो लेबर बाहर जा रहा है उसमें से जो फीमेल लेबरर्स है, स्पेशली जो हाउस होल्ड काम करने के लिए जाती है, घर के काम करने के लिए जाती है, दे आर लार्जली एक्सप्लॉइटेड फाइनेंशियली, वर्कलोड वाइज. सम ऑफ देम आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू बी एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअली. ठीक है, तो इसके बारे में ये बिल ने एकदम क्लियरली डिमार्केट अभी कुछ नहीं किया है. सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ये साइलेंट है. स्पेशली इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर कंट्री ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो एंड इट ऑल्सो इज नॉट डिस्कसिंग इन डेप्थ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वर्सेस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाई? क्योंकि इंडिया में जो रेमिटेंसेस आते हैं, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंसेस. और कोई कंट्री इंडिया के पास में भी नहीं है जितना पैसा इंडिया में बाहर से आता है. सो शुड इंडिया बी लुकिंग इट एट एज इकोनॉमिक लेबर एज सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस, हम उनके ऊपर इकोनॉमिकल डिपेंडेंट है, और शुड वी सी इट फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ एथिकलिटी गोइंग बियॉन्ड द आइडियाज ऑफ मॉनिटरी. ये वे फॉरवर्ड है, इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि अभी वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है. When it will get converted into act, then we will have detailed discussion on the nitty-gritties of it. Attempt this MCQ with reference to the Overseas Mobility Facilitation and Welfare Bill. Consider the following statements. The bill seeks to replace Immigration Act of 1983. It strengthens the ability of migrant workers to independently pursue the legal remedies abroad. ये पॉइंट को ऑब्जर्व करिएगा, ये 2021 के इसमें था, 2025 के बिल में नहीं है. द बिल प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट एंड एनहांस सेफगार्ड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग. द करेक्ट आंसर इज वन ओनली. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन स्टेटमेंट 1
is true. दिस इज द लास्ट आर्टिकल, और ये आर्टिकल बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि 2025 में सबसे ज्यादा इंडियन नेशनल्स को, अब तक के हिस्ट्री के हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स वर डिपोर्टेड बैक टू इंडिया। जो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट है अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। स्पेशली जो डेटा है वो स्पेसिफिक रेशियल ग्रुप को, स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को टारगेट कर रहा है, ऐसा हाईलाइट हो रहा है। ये एक इवॉल्विंग टॉपिक है, वी विल डिस्कस इट once we have the higher greater inputs or discussion in the newspapers। ठीक है, you can attempt this MCQ। अभी के लिए आप इस आर्टिकल के ऊपर ज्यादा लोड मत लीजिए, बस ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान में रखिए कि यूएस का इमिग्रेशन जो एनफोर्समेंट है उसकी वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस एवर आर बीइंग डिपोर्टेड इस साल टू इंडिया। वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो सकता है, कार्ड फॉर्जरी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन का ही लार्ज इशू होता है। प्लीज ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस MCQ। With reference to the deportation of Indian nationals from the United States, consider the following statement. Immigration and deportation policies fall entirely under the sovereign jurisdiction of the host country. Deportation of foreign nationals have no implications for bilateral relations. Indian migrants in the US include both high-skilled professionals as well as undocumented workers. Correct answer क्या होगा? डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेन नेशनल हैव नो इम्प्लीकेशंस, ऐसे नहीं होता है, फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, 3 इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑलराइट, दीज आर द स्मार्ट बुक्स ऑफ CSAP now available in SMS transcript. For further details you can contact on the given number. Thank you for joining in and see you around 5:30 PM। आज प्रीफिट का जो YouTube लाइव डिस्कशन है, इट्स अराउंड पॉलिटी। ठीक है, चलो सी यू।